तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पे। तो चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास में जो है बिजनेस स्टडीज़ को शुरू करते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए कि एक वीडियो ऑलरेडी जो है आ चुकी है, इसकी बिजनेस स्टडीज़ को हमने जो है शुरू कर दिया था, और ये एज़ पर न्यू सिलेबस हम जो है बिजनेस स्टडीज़ कर रहे हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ हम देखें तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आज हम जो है बिजनेस स्टडीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर पिछली वीडियो में देखा जाए तो हमने जो है बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और अपना प्रोफेशन, इन तीनों के बारे में जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। और अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो हमने बिजनेस से इंट्रोडक्शन कर लिया था कि बिजनेस असल में होता क्या है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मनी टू अर्न अ एडिक्वेट प्रॉफिट, यानी कि हम क्या करते थे, गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलर प्रोड्यूस करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे या फिर परचेज करते थे और उसको बेचते थे ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। और इसको हमने जो है, इस पूरे प्रोसेस को हमने नाम दिया था बिजनेस। ठीक है भाई, तो आज की क्लास के अंदर हम जो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि भाई बिजनेस का महत्व क्या है, बिजनेस क्या इम्पोर्टेंस रखता है सोसाइटी के अंदर, हमारे लिए, पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस हम पढ़ लेते हैं कि बिजनेस का क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बिजनेस को कंसिडर कर रहे हैं ना, तो बिजनेस को आप एक शॉप से ना लीजिए, या फिर एक कंपनी से ना लीजिए, या एक फिर फर्म से ना लीजिए। बिजनेस मतलब ओवरऑल, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ओवरऑल का पढ़ रहे हैं, मतलब ओवरऑल दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं, हम उन सब की बात कर रहे हैं कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस पूरे ग्लोबल, यानी कि इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरे देश के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रहेगी। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले इसके अंदर लिखा हुआ है कि इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो भाई, ये हमारी जो है ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, रहने का तरीका, रहन सहन का तरीका इम्प्रूव कर देता है। अब यहाँ पे समझिए कि रहन सहन का जो तरीका है वो इम्प्रूव होता कैसे है। आपके पास अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छी आ जाती हैं जब, तब आपका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। आप पहले जॉब पे जो है साइकिल से जाते थे, फिर आपके पास एक प्रोडक्ट आया बाइक, वो आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, फिर आप बाइक से जाने लग गए। आपका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ कि नहीं, हो गया। फिर आपके पास कार आ गई, उससे और अच्छा हो गया, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो गया। पहले कपड़े लोग कैसे धोते थे, अगर आपने पहले के ज़माने में देखा होगा या पुरानी मूवीज़ के अंदर देखा होगा, एक डंडा सा होता था, उसको ठोक ठोक के जो है कपड़े धोए जाते थे। हालांकि मेरी खुद की दादी भी जो है वो बोलती थी ऐसे ही कपड़े धोए जाते थे। आजकल वॉशिंग मशीन आ गई, प्रोडक्ट आ गया, तो ये रहने का पूरा तरीका ही चेंज हो गया। आप अपने आमने सामने देखिए, प्रोडक्ट के साथ ही आप जी रहे हो। रेफ्रिजरेटर आपके घर में होगा, वॉशिंग मशीन आपके घर में होगी, और माइक्रोवेव ओवन होगा आपके पास, एसी लगी हुई होगी। पहले क्या होती थी ये सारी चीज़ें, ये नहीं होती थी। आपके पास फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज हद से ज़्यादा आ गए, तो इससे आपका रहने का, रहन सहन का तरीका पूरा चेंज हो गया। और ये प्रोडक्ट और सर्विसेज आए किसकी वजह से, ये प्रोडक्ट और सर्विसेज बिजनेस की वजह से आए। और किसकी वजह से आए, कोई ना कोई इसका बिजनेस कर रहा होगा तभी तो आपके पास आए, और बिजनेस की वजह से ही हमारे पास सारी चीज़ें आती है। एसी कहाँ से खरीदते हो भाई, शॉप से खरीदते हैं, कोई ना कोई कंपनी की खरीदते हैं, वो कंपनी बिजनेस कर रही है इस चीज़ का, तभी आप एसी खरीद पा रहे हो। रेफ्रिजरेटर किससे खरीदते हो, कार किससे खरीदते हो, एक ना एक बिजनेस से खरीदते हो। अगर कोई इस चीज़ का बिजनेस नहीं करेगा तो आप तक ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं हो पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई, आपको प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल हो पा रही है राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे। एसी चाहिए, घर के बाहर ही बहुत शॉप मिल जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक की, तो वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। तो राइट प्लेस पे भी मिल रही है और राइट टाइम पे भी, जब आप चाहें तब मिल जाएगी। तो ये राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे आपको राइट प्रोडक्ट अवेलेबल हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस जो है बिजनेस की आ जाती है। नेक्स्ट है जनरेट एम्प्लॉयमेंट। भाई जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियाँ लगती हैं, जहाँ जहाँ बिजनेस बढ़ते हैं, वहाँ वहाँ लोगों को काम करने की नीड होती है। भाई लोगों को काम पे रखने की नीड होती है, सॉरी करने की नहीं, लोगों को काम पे रखने की नीड होती है। तो कई सारे लोग जो है काम पे रख लेते हैं। अगर बिजनेस पर्सन देखें भाई, एक सिंगल बिजनेस पर्सन ना सब कुछ नहीं कर सकता है। आज अगर एक बड़ी कंपनी का हम एग्जांपल ले, रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, जो उनके मेजॉरिटी ओनर अगर माने जाते हैं मुकेश अंबानी, वो खुद ना कभी भी भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर रिलायंस को नहीं फैला सकते थे अकेले। इतनी मैन पावर नहीं होती है उनके अंदर, और ना ही इतनी कैपिटल होती है। तो क्या होता है कि ये लोग ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, लोगों को काम पे रखते हैं, जो कि इनका बिजनेस फैलाते हैं।
वो अलग बात होती है, क्योंकि शेयर होल्डर बढ़ते हैं, वो उनकी हम बात नहीं करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो भाई कई लोगों को काम पे रखा गया बिजनेस को फैलाने के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है बिजनेस। बिजनेस की वजह से भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जिससे लोग ज़्यादा काम करते हैं, और ज़्यादा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रोडक्शन डायरेक्ट इफेक्ट डालता है देश की जीडीपी पे। इससे देश की जीडीपी भी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं नेशन की जो जीडीपी है वो भी इम्प्रूव हो रही है, और कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है हमारी इंपॉर्टेंस आ जाती है बिजनेस की। नेक्स्ट है यूटिलाइज स्केयर्स रिसोर्स ऑफ द नेशन। यहाँ पे इस पे हाईलाइट कर लेना स्केयर्स रिसोर्स को, ठीक है भाई। क्या होते हैं स्केयर्स रिसोर्स? स्केयर्स रिसोर्स को हिंदी में हम बोलते हैं सीमित संसाधन। देखो भाई हमारे पास जो संसाधन है ना वो बहुत ही सीमित है। प्रोडक्शन के लिए अगर बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स की हमें नीड होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चारों आपने पढ़ लिए थे, ये चारों के चारों लिमिटेड है। लैंड आपके पास लिमिटेड है, लेबर आपके पास लिमिटेड है, कैपिटल यानी कि पैसा पूंजी जो इन्वेस्ट की जा रही है वो भी लिमिटेड है, एंटरप्रेन्योर भी आपके पास लिमिटेड है जो कि रिस्क ले रहा है। रिस्क लेने वाले बहुत कम है इंडिया के अंदर, और सिर्फ इंडिया के अंदर की बात नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बहुत कम है। तो ये रिसोर्स जो है ना बहुत ही लिमिटेड है। अब बिजनेस, मैंने क्या बोला था, बिजनेस को ओवरऑल ले लेना है। ये बिजनेस क्या करता है? इन्हीं स्केर्स रिसोर्स को यूटिलाइज करता है। ये जो कम रिसोर्स है ना इनको यूटिलाइज करता है, और बिजनेसमैन का एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मोस्टली होता है प्रॉफिट कमाना। तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए ना यही स्केर्स रिसोर्स जो कम सीमित संसाधन है हमारे, इसको यूटिलाइज करके एक वाइड या फिर मास प्रोडक्शन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना है। वो जितने ही कम चीज़ों से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट होंगी, और उतना ज़्यादा वो बेच पाएगा। तो मेन उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। वो चाहे मास प्रोडक्शन स्केर्स रिसोर्स से भी कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे देश की जो है सीधी सीधी बात करें तो जीडीपी हमारी जो है बढ़ती है और नेशन की डेवलपमेंट होती है। तो ये क्या बता रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि स्केर्स रिसोर्स को जो है यूटिलाइज करके मास प्रोडक्शन करता है ये बिजनेस, जिससे सीधा सीधा जो है हमारे देश की डेवलपमेंट होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। इम्प्रूव्स नेशनल इमेज। जो देश की छवि है, जो नेशन की इमेज है वो इम्प्रूव करता है। ये एक पर्टिकुलर अगर नेशन का ले, जैसे कि हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो ये बिजनेस की वजह से क्या हो रहा है हमारे देश की जो छवि है ना बाहर के लोगों के सामने, बाहर के कंट्रीज़ के आगे ना वो अच्छी बनती है। ऐसे कैसे अच्छी बनती है भाई? हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स, तो हमारी गुड्स लोग यूज़ करते हैं, जिससे उन्हें हमारी गुड्स भी अच्छी लगती हैं। एक्सपोर्ट क्या करना है? एक्सपोर्ट भी तो, एक्सपोर्टिंग भी तो एक बिजनेस है। तो बिजनेस की वजह से जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनको हमारी जो है गुड्स यूज़ करने को मिल रही है, जिससे हमारी इमेज अच्छी हो रही है। और यही बिजनेस की वजह से क्या होता है कि हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर के जो ट्रेड फेयर्स होते हैं उनको अटेंड करते हैं, लोग हमारे बारे में जानते हैं। और अगर हमारे जो है बिजनेस की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं वो अच्छी होती हैं, तो सीधा सीधा हमारे जो है नेशनल इमेज पर फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस देखा जाए तो हमारी देश की जो छवि है, जो हमारी नेशन की जो इमेज है वो बाहर के लोगों के सामने यानी कि फॉरेन की कंट्रीज़ के सामने अच्छी कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस जो है बिजनेस की आ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूज़ क्वालिटी गुड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। यहाँ पे अब बात आती है, यहाँ पे अब जो है बात आ जाती है किसकी? इंपोर्ट की। यहाँ पे जो बात थी वो एक्सपोर्ट की थी, यहाँ पे इंपोर्ट की ले लो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गुड्स हमें यूज़ करने को मिल रही हैं, ये एक इम्पोर्टेंस है इसके अंदर। कैसे भाई? इंपोर्ट भी तो एक बिजनेस है। हम जो है दूसरे देश से भी तो माल खरीदते हैं, तो ये भी बिजनेस की वजह से ही हो रहा है, और दूसरे देश का माल हमें यूज़ करने के लिए मिल रहा है। मैं भाई इंडिया में बैठे बैठे यूएसए के गुड्स यूज़ कर सकता हूँ बिजनेस की वजह से। मैं इंडिया में बैठे बैठे कनाडा के गुड्स यूज़ कर सकता हूँ, जापान के गुड्स यूज़ कर सकता हूँ, पाकिस्तान के गुड्स यूज़ कर सकता हूँ। किसकी वजह से? बिजनेस की वजह से। लोगों ने बिजनेस खोल रखे हैं। पहले एक ऐप आता था अली एक्सप्रेस के नाम से, अभी तो शायद मेरे हिसाब से वो नहीं है, बैन हो गया है। पहले आता था, उसके अंदर चाइनीज़ गुड्स मिलते थे डायरेक्टली चाइना से। डायरेक्टली चाइना से मैं इंडिया में बैठे बैठे खरीद सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बिजनेस खोल रखा है लोगों ने, और बिजनेस की वजह से ही हो रहा है ये कि मैं क्वालिटी गुड्स इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। किसके? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गुड्स, बाहर के देश फॉरेन गुड्स वो यूज़ कर पा रहा हूँ। मॉल चले जाओ आप, वहाँ आपको जैपनीज़ मैगी मिल जाएंगी,
जैपनीज फूड्स मिल जाएंगे बहुत सारे। किसकी वजह से हो पा रहा है? बिजनेस खोल रखा है भी लोगों ने, इसकी वजह से हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। गिव्स फेयर रिटर्न टू द इन्वेस्टर। भाई बिजनेस ही है जो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपकी कैपिटल के ऊपर आपको फेयर रिटर्न देता है। ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है, सॉरी, ऐसा कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं है जो कि आपको बिजनेस से ज़्यादा रिटर्न दे। बिजनेस के अंदर जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो फेयर रिटर्न उसको मिल जाता है। फेयर रिटर्न का मतलब कि वो इन्फ्लेशन को टेकल कर देता है। जैसे कि इस देश के अंदर अगर बोले 7% का इन्फ्लेशन चल रहा है ना, तो उससे ज़्यादा ही आपको रिटर्न देगा बिजनेस। तो ये आपके लिए फेयर माना जाएगा। तो आप कैपिटल अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको फेयर रिटर्न इसके अंदर मिलता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमोट सोशल इंटरेस्ट। भाई लोगों का ना इंटरेस्ट बढ़ता है, सोशल इंटरेस्ट बिजनेस की वजह से बढ़ता है। बिजनेस ने जो है टूरिस्ट सर्विसेज चालू कर रखी हैं, टूरिस्ट सर्विस भी तो एक बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, तो इससे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है सोसाइटी के प्रति। टूरिस्ट सर्विसिंग की वजह से लोग पंजाब आ पाते हैं, टूरिस्ट सर्विस की वजह से लोग हिमाचल जा पाते हैं, टूरिस्ट सर्विस की वजह से कहीं ना कहीं हम साउथ घूम पाते हैं नॉर्थ वाले, और साउथ वाले नॉर्थ घूम पाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है कल्चर के बारे में हमें पता लग रहा है, और कहीं ना कहीं यही सोशल इंटरेस्ट हमारा बढ़ रहा है। किसकी वजह से? बिजनेस की वजह से, क्योंकि सर्विसेज खुली हुई हैं हमारे सामने। तो बिजनेस की ये भी एक बहुत बड़ी जो है इंपॉर्टेंस इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है, मेंटेन इंटरनेशनल हार्मनी एंड पीस। भाई बिजनेस की वजह से ना देशों के बीच में शांति भी लगी हुई होती है। जिस देशों के बीच में बिजनेस रिलेशन होते हैं ना, उन देशों में कभी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि बिजनेस रिलेशन है। भाई आपस में बिजनेस चल रहा है तो लड़ेंगे कैसे? बिजनेस रिलेशन नहीं होता है तो भाई कहीं ना कहीं एनिमी रिलेशन चल बन जाता है। फिर जिन देशों के बीच में, ये हिस्ट्री है, उठा के देख लो, बिजनेस रिलेशन जिसके साथ है उस देश के बीच में आपस में शांति जरूर है। इंडिया का रिलेशन, बिजनेस रिलेशन रशिया के साथ ज़्यादा है, तो देख लो रशिया के साथ कभी लड़ता है इंडिया? नहीं लड़ेगा, क्योंकि आपस में रिलेशन ही बिजनेस का है। भाई बिजनेस कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए। तो कहीं ना कहीं ये हार्मनी एंड पीस को मेंटेन करने की बात कर रहा है। तो ये बिजनेस की वजह से हो रहा है, मेंटेन हो रहा है इंटरनेशनल हार्मनी और पीस, आपस के देशों में शांति लगी हुई है क्योंकि बिजनेस रिलेशन बना हुआ है। तो ये पीस को प्रमोट कर रहा है ये बिजनेस। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिसर्च के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि एक बिजनेस का, एक बिजनेस कंपनी का अगर देखें तो एक ही ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अगर जिसको प्रायोरिटी दी जाती है वो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए एक बिजनेस पर्सन कुछ भी कर सकता है। तो अगर रिसर्च होगा तो कहीं ना कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी पे पैसा लगेगा। प्रोडक्ट और सर्विसेज का रिसर्च होगा, न्यू आइडियाज़ का रिसर्च होगा, साइंस और टेक्नोलॉजी पे पैसा लगेगा, और वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होनी है फिर। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंस आ जाता है बिजनेस का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है भाई, क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? देखो भाई, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, मकसद, कि आपका उस चीज़ को करने के लिए मकसद क्या है। तो बिजनेस का मकसद क्या है, बिजनेस का उद्देश्य क्या है? वैसे ज़्यादातर जो है समझा जाता है कि बिजनेस का एक सिंगल ही ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं है, रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं है, बट ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं है। बिजनेस के बहुत ऑब्जेक्टिव है, सोसाइटी के प्रति ऑब्जेक्टिव है, देश के प्रति ऑब्जेक्टिव है, एक ह्यूमन के प्रति ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही, हालांकि ग्लोबल के प्रति भी ऑब्जेक्टिव है, बहुत ऑब्जेक्टिव है। ये जो ऑब्जेक्टिव है ना प्रॉफिट का, इसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोला जाता है बिजनेस का। बाकी और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बट रियलिटी में अगर देखा जाए कि हम, तो ये प्रैक्टिसेस सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर की जाती हैं। सिर्फ बिजनेस में समझता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है और उसी के लिए वो काम करता है, जो कि बहुत गलत है। रियलिटी में उसका एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव ये है ही नहीं। सिर्फ वो है, प्रॉफिट कमाना एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है। बहुत सारे इसके जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ के पता लगेगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है भाई, तो बहुत सारे इसको मैं जो है पढ़ के आपको बताता हूँ कि किस किस तरीके के जो है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक यहाँ पे ले लीजिए आर्थिक, पैसे से जो जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव हो वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। ठीक है भाई, क्या क्या हो सकता है? अर्निंग ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट,
भाई प्रॉफिट कमाना, ये एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। इसलिए बिजनेस किया जाता है कि ताकि फेयर प्रॉफिट कमा सकें और अपना लिवहुड चला सकें। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स एंड क्रिएशन ऑफ मोर कस्टमर। अलग अलग मार्केट को एक्सप्लोर करना, नए नए कस्टमर बनाना। कस्टमर क्यों बनाने हैं, क्यों मार्केट एक्सप्लोर करनी है, ताकि कस्टमर हमारे पास आए और चीज़ें हम खरीदें हमसे और हम चीज़ों को बेचें और उनसे प्रॉफिट कमाएं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हर एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा उसमें पैसा ऐड होगा। तो पैसे के लिए ये चीज़ की जा रही है, प्रॉफिट के लिए ये चीज़ की जा रही है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारा बिजनेस है उसको ग्रो करना, उसको एक्सपेंड करना। अब मुझे बताइए कि क्यों करना है हमें एक्सपेंड, क्यों करनी है हमें ग्रो, ताकि भाई प्रॉफिट हमारा बढ़े, सेल्स बढ़े, सेल्स से डायरेक्ट हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। तो यहाँ पे भी पैसा ऐड है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हर वो मकसद जिससे पैसा कमाया जा सके। तो जो जो मैंने 3-4 यहाँ पे पॉइंट्स पढ़े, पैसे के लिए है सारा कुछ। नेक्स्ट है मेकिंग इनोवेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विसेज को इंप्रूव करना, नया नया इनोवेट करना ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। मेकिंग यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, स्केर्स रिसोर्स, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है प्रोड्यूस करके गुड्स और सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करें और उसको बेचें ताकि प्रॉफिट कमा सकें। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, पैसे के ऑब्जेक्टिव, पैसे के लिए जो है बिजनेस किया जा रहा है वो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक, जो सोसाइटी के लिए किया गया हो, जो सोसाइटी के लिए सोचा गया हो वो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। ठीक है भाई, जो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के लिए हो। प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू दी सोसाइटी। भाई क्वालिटी गुड्स देना ये एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, और इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोला जाएगा बिजनेस का, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की समाज के प्रति। क्या करना है भाई, प्रोडक्शन और सप्लाई ऐसी गुड्स का करना है, क्वालिटी गुड्स का करना है, जिससे सोसाइटी को क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करने का मौका मिले। ऐसा ना हो भाई प्रॉफिट के लिए आपने कुछ भी बना दिया। अच्छी अच्छी चीज़ें, क्वालिटी प्रोडक्ट आपको बनाने हैं सोसाइटी के लिए। मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइसेस। जो आप गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो उसको रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल करवाना भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, और वहीं एक बिजनेस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है वो, कि रीजनेबल प्राइस पे वो चीज़ अवेलेबल करवाए। ना कि ऐसा नहीं कि प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ भी रख दिया, 50% मार्जिन आपने रख दिया, भाई आपके लिए वो गुड 100 रुपये की बन रही है, आपने 200 रुपये चार्ज कर लिए, ऐसा नहीं करना है। ये एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं महंगा दूँ तो आपको हैरानी भी होगी, जैसे कि मान लो जिसकी कॉस्ट 15,000 की है, आप 30,000 चार्ज कर रहे हो अपने कस्टमर से। तो ऐसा नहीं करना है, रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। अपना प्रॉफिट रखो, इतना ना रखो कि सामने वाला अफोर्ड ही ना कर पाए। तो रीजनेबल प्राइस इसके अंदर जो है होना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइडिंग ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ओवर चार्जिंग एक्सेट्रा। तो भाई ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं बिजनेस के अंदर हो रही हैं, इनको अवॉइड करना, जैसे कि होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, ओवर चार्जिंग जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है जो कि सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है, समाज के प्रति आता है। ठीक है भाई, कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द जनरल वेलफेयर एंड अपलिफ्टिंग ऑफ द सोसाइटी। भाई सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना मतलब दान देना भी एक जो है बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमारी जो है सोसाइटी अपलिफ्ट हो जाए, समाज के प्रति जो है वेलफेयर, जनरल वेलफेयर में सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ कंट्रीब्यूट करना, ताकि हमारी जो है सोसाइटी के समाज का जो स्तर है वो बढ़े। ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, अगर आप एक सफिशेंट अर्निंग कर पा रहे हो जिससे आप अपना घर बार चला पा रहे हो, तो बाकी का जो पैसा है तो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करना भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है इंश्योरिंग फेयर रिटर्न टू द इन्वेस्टर। आपके जो इन्वेस्टर हैं, जो बिजनेस के इन्वेस्टर हैं, उनको भी उतना फेयर रिटर्न मिलना चाहिए। सब पैसा आप ना रखो खुद, ये एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। तो भाई जो भी आपके इन्वेस्टर हैं उनको फेयर रिटर्न में मिल जाए, ताकि वो भी अपना घर बार चला सके। नेक्स्ट है टेकिंग स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। जो कंज्यूमर एजुकेशन है, जो एक ग्राहक के क्या क्या दायित्व होते हैं, ग्राहक के क्या क्या राइट्स होते हैं, ये जो है इनको हम कंज्यूमर एजुकेशन बोलते हैं। इसके ऊपर भी स्टेप उठाना एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, जो कि आज के टाइम में किया नहीं जाता है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस पर्सन की। कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनटू एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। इसको आप मेन समझ सकते हो कि भाई अपने प्रॉफिट के लिए आपको इन्वायरमेंट को तबाह नहीं करना है।
एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है भाई। और ये कौन सा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ये आ जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर। सिर्फ पैसा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, पैसा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन सिर्फ पैसा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो इकोनॉमिक में आ जाएगा। तो ये मैंने आपको सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति सामाजिक उद्देश्य भी मैंने आपको बताया, ठीक है भाई। नेक्स्ट है ह्यूमन, मानव, ठीक है भाई। अब इस ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होगा, जो आपके एम्प्लॉयज है ना, उनके प्रति बिजनेस का क्या उद्देश्य रहता है, क्या मकसद रहता है, ये भी एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव अंदर आ जाएगा। प्रोवाइडिंग फेयर रेम्युनरेशन एंड इंसेंटिव टू द एम्प्लॉयज, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको फेयर रेम्युनरेशन देना, रेम्युनरेशन मतलब सैलरी वेजेस वगैरह फेयर देना, जायज़ रेम्युनरेशन देना और जायज़ जो है इंसेंटिव देना एम्प्लॉयज़ को, ये एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। अरेंजमेंट ऑफ बेटर वर्किंग कंडीशन एंड प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़, भाई आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट देना है एम्प्लॉयज़ को, एक फेयर जगह देनी है। ऐसा ना कि आपने कुओं के अंदर बिठा रखा है भाई, एक ऐसी जगह जहाँ पे उनको एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा काम करने का, तो ये नहीं करना है आपने। आपने एक अच्छा वर्किंग कंडीशन एनवायरनमेंट देना है उसके, ताकि जो है एक एम्प्लॉय काम कर सके। उसको भी एक हिसाब से अगर बोला जाए कि इंसान समझना है, कि वो भी हमारे जैसा इंसान है, जैसे एक बिजनेस का ओनर भी इंसान होता है वैसे ही एक एम्प्लॉय भी इंसान है, तो उसको भी एक बेटर वर्किंग कंडीशन दो। ऐसा ना हो कि अपना कॉस्ट कम करने के लिए आपने कम रेंट पे कोई ऑफिस खरीद रखा है, लेकिन वो काम करने लायक है ही नहीं वो जगह, तो ये नहीं करना है, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि एक अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है प्रोवाइड जॉब सर्टिफिकेशन बाय मेकिंग द जॉब्स इंटरेस्टिंग एंड चैलेंज, भाई जॉब सर्टिफिकेशन देनी है एम्प्लॉय को। अब ये जॉब सर्टिफिकेशन मिलती कैसे है ये समझो, जो जिस काम के लिए बना है उसको वो काम दो तो जॉब सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। जॉब सर्टिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि हम क्या चाह रहे हैं करने के लिए, हमें वो मिल जाए तो हमारी जॉब सर्टिफिकेशन हो जाएगी। जैसे अगर मैं टीचिंग करना चाह रहा हूँ तो मुझे मेरी जॉब सर्टिफिकेशन मुझे तभी मिलेगी जब मुझे टीचिंग का काम दिया गया हो। भाई मुझे दौड़ा दिया गया मार्केटिंग के लिए, मुझे दे दिया गया फील्ड वर्क के लिए, मैं खुश नहीं रहूँगा फिर, क्योंकि मुझे सर्टिफिकेशन ही नहीं मिलनी है। मुझे मज़ा किस में आता है, टीचिंग में आता है, भाई मुझे वो काम दो, ठीक है भाई। तो जॉब सर्टिफिकेशन दो लोगों को, मतलब कि पुटिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब, कि भाई राइट पर्सन को राइट जॉब दे दो तो जॉब सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयज विद मोर एंड मोर प्रमोशनल एक्टिविटीज़, भाई एम्प्लॉयज़ को अच्छी से अच्छी प्रमोशनल जो है अपॉर्चुनिटीज़ दो, अवसर दो, ताकि वो अपने लिए भी काम कर सके और आपका भी उससे जो है काम होगा, ये भी एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, भाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाइए जिससे जो है ग्रोथ हो सके एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि सिर्फ पैसा ही एक एम्प्लॉयज़ की नीड नहीं होती, सेल्फ स्टीम भी एक नीड होती है, तो वो भी आप जो है करेंगे, तो ये भी एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, पीपल हु आर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज। बिजनेस का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, कि भाई जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें जो कि फिजिकली चैलेंज्ड हैं, मतलब जो मेंटल हेल्थ जिनकी ठीक नहीं है, जिनकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, जो माजूर है, जो चल नहीं सकता अगर हम बोलें, और जो देख नहीं सकता या फिर जो बोल नहीं सकता, या जिनकी मानसिक स्थिति थोड़ी ख़राब है और जो थोड़ा सा बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, उनको पहले पहले अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए, क्योंकि भाई इनको ना वो चीज़ें नहीं मिली जो चीज़ें हमें मिली हैं, मतलब एक सोसाइटी के अंदर जो वैल्यू हमें मिली है उन लोगों को नहीं मिली है ये चीज़, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई उनको वो एक अपॉर्चुनिटी दे ताकि वो हमारे बराबर हो जाए, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट इनके अंदर आ जाता है नेशनल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस के जो है नेशनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, इसको अगर हम बोले राष्ट्रीय उद्देश्य, ठीक है भाई। चलिए राष्ट्रीय उद्देश्य में क्या आ जाएगा, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को रोजगार के अवसर देना, प्रमोशनल ऑफ सोशल जस्टिस, इक्वलिटी देना लोगों को, ठीक है भाई। प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज, इसी तरीके की गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो कि देश चाह रहा हो, लोग चाह रहे हैं, उनके इंटरेस्ट में आ रही हो, उस तरीके की गुड्स बनाना एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूज ऑनेस्टली एंड रेगुलरली, टैक्स की पेमेंट करना ईमानदारी से, ये भी एक जो है नेशनल ऑब्जेक्टिव है। हेल्पिंग द स्टेट इन मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर बाय प्रमोटिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन,
भाई लोगों के अंदर जो है या एक स्टेट के अंदर ना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो अच्छे, अगर अपने अच्छे रिलेशन दिखाती है, इंडस्ट्रियल अच्छे रिलेशन दिखाती है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। अगर आपस में लड़ती रहेगी वो बिजनेस के प्रति, क्योंकि आपस में बिजनेसमैन बहुत लड़ते हैं, ये हमने देखा है, इनकी वजह से ही लड़ाइयाँ होती हैं ज़्यादातर। तो अगर ये लड़ेंगे नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन करे। देखो भाई, अगर हम बात करें सरकार जो पॉलिसीज़ बनाती हैं, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती हैं या कोई भी लॉ बनाती है ना, उसको ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सिटीजन्स की होती है। लॉ तो बन जाता है, अगर हम नहीं मानेंगे तो वो उसका इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई उस चीज़ को मेंटेन या फिर उसकी इम्प्लीमेंट हम करें। तो ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई हम ही ना लड़ें, हम ही कुछ करें नहीं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे अगर बनाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो ये भी एक नेशनल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज फ्रेम फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैंने अभी आपको क्या बोला कि भाई गवर्नमेंट तो पॉलिसी बना देगी, इम्प्लीमेंट करना किसके हाथ में, हमारे हाथ में, ग्राउंड के लेवल पे। तो ये जो पॉलिसीज बनती है रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनती हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनती है, जैसे कि अभी अगर हम बोले मॉडर्न ईरा के अंदर अभी न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज़ थी 1991 में बनी थी, जिसको एलपीजी हम बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। देखो गवर्नमेंट ने तो बना दी थी, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, जिसके लिए बनी गई है, यानी कि बिजनेस। तो बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नेशनल ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो सरकार पॉलिसियाँ बना रही हैं उसको इम्प्लीमेंट हम करें, क्योंकि वो मानेंगे तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये भी एक नेशनल ऑब्जेक्टिव इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है कौन सा, नेक्स्ट पूरी दुनिया के प्रति, यानी कि ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर आएगा मेकिंग अवेलेबल ग्लोबली कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज। भाई सारी दुनिया के अंदर गुड्स और सर्विसेज को अवेलेबल करवाना, ये ग्लोबल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, ये एक उद्देश्य है, इस उद्देश्य से बिजनेस काम करेगा। रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज अमंग रिच एंड पुअर नेशन बाय एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन। भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करना, तो इससे ना डिस्पैरिटीज़ खत्म हो जाएगी कि कौन सा देश गरीब है, कौन सा देश पुअर है। क्योंकि हर कहीं एक, अगर बोले इक्वली प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल हो गए तो ये डिस्पैरिटीज़ वैसे ही खत्म हो जानी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव आ जाता है, जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा बिजनेस के। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हमारी जो है यहीं तक है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आज की क्लास में हमने जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस तक पढ़ लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम रोल ऑफ प्रॉफिट करेंगे। ठीक है भाई, तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।